हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का 194वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए आज के 194वें एपिसोड को करते हैं शुरू। वरुण और वो दुबला पतला लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, लेकिन पीछे रेंगते सांपों ने उनकी डेड बॉडीज को भी नहीं बख्शा। देखते ही देखते उनकी त्वचा, मांस, बॉडी ऑर्गन्स उस क्रूर जंगल की भूख का निवाला बन गई। 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगली जानवरों का जंगल वास्तव में निर्दयी था। यहाँ अनगिनत आत्मसाधक आए और सिर्फ सफेद हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गई। समर ने उन हड्डियों को देखा, लेकिन उसका दिल भय से नहीं बल्कि संकल्प से भरा था। उसके पास ड्रैगन फायर था और उसकी भी आत्मा थी, जो सांपों के लिए काल समान थी। यही कारण था कि वो क्रिम्सन फायर वाइपर किंग पर भी प्रेशर डालने में जब कंजर रहा था। अब उसके सामने एक लावारिस फायर स्पिरिचुअल फल चमक रहा था। समर ने उसे उठाया। उसको उठाते हुए उसकी हथेली में एक सुखद गर्माहट दौड़ गई। उसके बाद उसने एक सुरक्षित गुफा ढूंढी और क्रिम्सन फायर वाइपर किंग काले पिल्ले और उस नाजुक लड़की को पहरे पर बिठाकर साधना में लीन हो गया। गुफा के भीतर समर ने स्वर्गीय अमर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वही तकनीक जो उसे कंचनजंगा पर्वत पर स्काई एम्परर से मिली थी। उसके शरीर में चावल के दाने जैसा एक हरा कण बढ़ा, जो धीरे धीरे एक सुनहरे अमर ताबीज ग्रंथ में बदल गया। फायर आत्मा का फल की उग्र एनर्जी उसके शरीर में समाती गई। अंततः उसके निचले पेट में एक गहरे सुनहरे रंग का स्पिरिचुअल नाभिक बन गया। इसके बाद समर ने आंखें खोली। उसके एक झटके के साथ ही उसने हवा में पंच मारा। हवा में कंपन हुआ। अब वो ट्रू स्पिरिचुअल किंगडम लेवल पर पहुंच चुका था। उसने अपनी फायर एम्परर तलवार बुलाई और एक ही वार से सामने वाली चट्टान को दो हिस्सों में काट दिया। उसने आकाश की तरफ देखा और आकाश की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेरी पावर वापस आ गई है। क्रिम्सन फायर एम्परर, तुमने मेरी स्पिरिचुअल नाभिक निगलने की हिम्मत की थी ना? रुको, मैं एक दिन तुम्हें मार डालूंगा। फिर समर गुफा से बाहर निकल गया। बाहर वाइपर किंग, काला पिल्ला और अब वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी। वाइपर किंग, जो अब समर का गुलाम बन चुका था, उसने समर के सामने सिर झुकाया। वहीं समर को देखकर काले पिल्ले की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर कहा, तुम्हारी पावर ने ट्रू स्पिरिचुअल किंगडम लेवल को तोड़ दिया है। समर ने सिर हिला दिया और वही वाइपर किंग ने मुड़कर कहा, क्रिम्सन फायर वाइपर किंग, तुम यहाँ के किंग हो, इसलिए तुम्हें इस जगह के बारे में अच्छे से पता होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जल्दी से किसी नजदीक मानव शहर का रास्ता दिखाओ। वाइपर किंग ने तुरंत उसका ऑर्डर मान लिया और आगे चल पड़ा। पीछे पीछे वो नाजुक लड़की चल रही थी, जो समर को अविश्वास से घूर रही थी। एक साधारण इंसान पल भर में इतना पावरफुल कैसे हो गया? समर ने उसकी घूरती आंखें देख ली, इसलिए उसने हल्के से मुस्कुराकर कंफ्यूजन में पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो अभी तक ये भी नहीं पूछा। उसकी बात सुनते ही लड़की घबरा गई। उसने डर कर समर की बात का जवाब देकर कहा, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं बुध ग्रह से आई हूँ। उसकी यह घबराहट देखकर समर मुस्कुराया। उसने उसको दिलासा देकर कहा, वैष्णवी डरो मत, बस मानव शहर तक मुझे फॉलो करो, फिर तुम आजाद हो। समर की बात सुनकर वैष्णवी ने राहत की सांस ली। वो जानती थी कि इस खतरनाक जंगल में समर ही उसका एकमात्र सहारा है। इसके बाद में कुछ नहीं बोली और समर के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगी। तभी चलते चलते समर को जमीन में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। उसने देखा दूर क्षितिज पर एक पीली रेत का बोंडर उठ रहा है। उसको देखते ही समर ने हाथ उठाकर सबको रोक कर कहा, रुक जाओ, आगे खतरा है दोस्तों। सामने एक दृश्य भयानक था। पीली रेत में उस तूफान के आगे एक युवती बेतहाशा दौड़ रही थी। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल से सना था, लेकिन उसकी सुंदरता नहीं छिप रही थी। वो लड़खड़ा कर गिर रही थी। पीछे से रेत पर बोंडर उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा। उसने हताशा में सिर उठाया और समर को देखा। तभी काले पिल्ले ने समर को चेतावनी देकर कहा, हमें चलना चाहिए, वो साधारण रेत नहीं है, वो पीली रेत राक्षसी चूहे किंग का हमला है। काले पिल्ले की बात सुनकर वाइपर किंग भी सहम गया। यह चूहा बहुत हाई लेवल का जानवर था, जो रेत के तूफान बना सकता था। लेकिन समर की नजरें उस गिरती हुई लड़की पर टिकी। वो हूबहू हिमांशी जैसी दिख रही थी। समर ने उसको देखकर दृढ़ता से कहा, हम नहीं जा सकते, हमें उस लड़की को बचाना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, समर लाल बिजली की तरह उस लड़की की तरफ झपटा। लड़की को बाहों में उठा लिया। उसने तुरंत अपनी एनर्जी उस लड़की के शरीर में भर दी। चिंता भरे स्वर में बोला, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने कांप कर कहा, मेरा लाइफ एलिमेंट समाप्त हो गया है। समर कुछ कहने ही वाला था, तभी
रेत के तूफान से एक कर्कश और डरावनी आवाज गूंजी। मानव, मुझे वो लड़की दे दे, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। लेकिन डरने की बजाय समर ने अपनी तलवार तानी और ठंडे मुस्कान के साथ जवाब दिया, छाया में छिपना बंद करो। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। उसकी बात सुनकर रेत का तूफान फट गया। उसमें से एक विशाल का 100 फुट लंबा चूहा राक्षस प्रकट हो गया। समर ने उसको देखते ही अपने साथियों को ऑर्डर देकर कहा, तुम लोग इस रेत से निपटो। समर को बात सुनते ही क्रिम्सन फायर वाइपर किंग ने अपना मुंह खोला और लाल जहर की एक धारा छोड़ दी, जिसने सामने रेत को पिघला दिया। ये देखते ही चूहे किंग फुफकार कर बोला, क्रिम्सन फायर वाइपर किंग, तुम एक इंसान के लिए अपनी ही बिरादरी से गद्दारी क्यों कर रहे हो? वाइपर किंग ने कहा, मैं इंसान का दोस्त हूं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगा। आगे से चूहा किंग ने जोर से हंसकर कहा, तो फिर मरो। और फाइट शुरू हो गई। वाइपर और चूहा दोनों जन्मजात दुश्मन थे। वाइपर किंग ने जहर पर हमला किया था, लेकिन चालाक चूहा हवा में उड़ गया और उसने एक भयानक स्पिरिचुअल हमला किया। एक अदृश्य स्पिरिचुअल चूहा वाइपर किंग की आत्मा पर झपटा। वाइपर किंग दर्द से करहा उठा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिजिकल फोर्स में वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन स्पिरिचुअल हमले में कमजोर पड़ रहा था। समर ये सब देख कर रहा था। उसकी हेवन एम्पर लेवल की समझ ने तुरंत चूहे की तकनीक में कमजोरी पकड़ ली। उसने वाइपर किंग को टेलीपैथी से कहा, क्रिम्सन फायर वाइपर किंग, उसकी कमजोरी इसकी पूंछ में है, सीधे पूंछ पर हमला करो। वाइपर किंग को एक पल के लिए संदेह हुआ, एक ट्रू स्पिरिचुअल लेवल का इंसान उसे सलाह दे रहा है। लेकिन समर की आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस था। वाइपर किंग ने उस पर भरोसा किया। उसने अपनी पावर बटोरी और स्पिरिचुअल चूहे की पूंछ पर एक जोरदार स्पिरिचुअल प्रहार किया। एक चीख गूंज उठी। चूहे का स्पिरिचुअल हमला बिखर गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो जमीन पर आकर गिरा। चूहे किंग ने अविश्वास में चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरी कमजोरी कैसे पता चली? वहीं वाइपर किंग ने मौका नहीं गवाया। समर के मार्गदर्शन में उसका कॉन्फिडेंस लौट आया था। उसने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे और अंततः गंभीर रूप से घायल होकर चूहा किंग जमीन खोदकर अंडरग्राउंड रास्ते से भाग गया। उसके भागने के बाद वाइपर किंग ने समर की तरफ कृतज्ञता से देखा। वो समझ गया था कि युवक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ मास्टर है। खतरा टल चुका था। समर ने उस बचाई गई लड़की को देखा और जब होश में थी, वो आश्चर्य से सब देख रही थी। समर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आई हो? लड़की ने अपने फटे कपड़ों को झाड़ा, अपनी ठोड़ी ऊपर की और गर्व से बोली, मेरा नाम टिया है। मैं ग्रेटर इंद्रदेव शहर के ठाकुर परिवार की दूसरी बेटी हूँ। समर ने सरलता से कहा, ग्रेटर इंद्रदेव शहर का ठाकुर परिवार, मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं। टिया की आंखें फैल गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या तुमने ठाकुर परिवार के बारे में नहीं सुना? हम यहाँ के 4 बड़े परिवारों में से एक हैं। समर ने कंधे उचका दिए। वो तो दूसरे ग्रह से आया था, तो उसे यहाँ की राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन पास पड़े वाइपर किंग ने पसीने छूट गए। वो जानता था कि ठाकुर परिवार का नाम पूरे एरिया में कितना भारी था। इसके बाद सभी ऐसे बातें करके ग्रेटर इंद्रदेव शहर की तरफ चल पड़े। ग्रेटर इंद्रदेव शहर के द्वार की ओर बढ़कर समर के मन में कई सवाल थे। उसने देखा कि कैसे जंगल में शहर आपस में आत्मसाधक वाइपर किंग की सेना के हाथों मारे गए। अब उसी शहर में सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक ठाकर परिवार की बेटी उनके साथ खड़ी थी। समर ने कृत अज्ञानता का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने भोलेपन का नाटक करके कहा, टिया, मैं पहली बार मानव दुनिया में आया हूँ। मैं पहाड़ों में ही साधना करता रहा हूँ। क्या तुम मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ बता सकती हो? टिया ने सिर हिलाया कि समर शायद किसी दूर दराज के एरिया में कातवास साधक हुआ। उसने समर का शुक्रिया अदा करके कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें बताती हूँ। और उसने समझाना शुरू कर दिया, हम क्रिम्सन फायर ग्रुप के इंद्रप्रस्थ देश में हैं। ये करोड़ों मील में फैला हुआ है, अनगिनत देश और अरबों की आबादी है। हमारा ठाकुर परिवार ग्रेटर इंद्रदेव शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। हमारे पास पावरफुल तकनीकें और संसाधन हैं। क्योंकि तुमने मुझे बचाया है, मैं सेक्ट में तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह सुनिश्चित करूंगी। उसके स्वर में परिवार के प्रति गर्व झलक रहा था। समर बस मुस्कुरा दिया। उसे बस एक ठिकाने की जरूरत थी और ये शहर एक अच्छी शुरुआत लग रहा था। तभी टिया ने अचानक वाइपर किंग को देखा और उसने हचकचा कर कहा, समर मैं तुम्हें लेकर जा सकती हूँ, लेकिन क्रिम्सन फायर वाइपर किंग को नहीं। शहर के कई साधक इसके हाथों मारे गए थे। अगर वो उसे देखेंगे तो इसे मार डालेंगे। समर यह बात तो पहले ही जानता था। उसने वाइपर किंग की तरफ मुड़कर कहा, क्रिम्सन फायर वाइपर किंग, हमें जंगल की सीमा तक छोड़ दो, फिर तुम वापस जाकर प्रैक्टिस करना। वाइपर किंग ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर सहमति जता दी। रास्ते भर समर ने टेलीपैथी के जरिए उसे कई हेवन एम्परर लेवल की तकनीकें सिखाई थी। एक साधारण से दिखने वाले ट्रू
आत्म किंगडम लेवल के फाइटर के पास इतना ज्ञान देकर वाइपर किंग उसे अपना मास्टर मानने लगा था। जंगल के किनारे पहुंचकर वाइपर किंग ने विदा ली। टिया ये देखकर हैरान थी कि एक खूंखार जानवर समर का इतना सम्मान क्यों कर रहा है, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो शहर के विशाल काले द्वार पर पहुंच गए थे। ग्रेटर इंद्रदेव सिटी द्वार पर लिखे गए 3 शब्दों में एक अजीब सी पावर थी। वहां काले बख्तरबंद पहरेदार तैनात थे, जो हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहे थे। तभी एक लंबे गार्ड ने उनका रास्ता रोककर कहा, रुक जाओ, अंदर जाने के लिए तुम्हें लाइफ पावर पत्थर देना होगा। उसकी बात सुनते ही टिया का चेहरा तमतमा गया। वो ठाकुर परिवार की बेटी थी और एक मामूली गार्ड उसे रोक रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, डम्ब, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पत्थर मांगने की? गार्ड ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। यंग सिटी मास्टर का ऑर्डर है, हर किसी को भुगतान करना होगा। टिया ने अपना नाम और ओहदा बताया, लेकिन गार्ड टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में तमतमाई हुई आगे बढ़ी और उसने समर से कहा, समर मेरे पीछे आओ, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। तभी चारों पहरेदारों ने अपने काले भाले तान दिए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ तमाशबीन बनी देख रही थी। हाल ही में एक साधक ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, तब गार्ड ने उनको मार दिया था। तभी घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। काले कपड़ों में एक युवक जिसका नाम संचित था अपने विशाल घोड़े पर पहुंचा। वो सिटी सिक्योरिटी का कैप्टन था। टिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। राहत की सांस लेकर कहा, संचित, क्या ये तुम्हारा ऑर्डर है? मुझे अंदर जाने दो। संचित ने सिर हिलाकर कहा, माफ करना सेकंड यंग मिस्टेस, ये यंग सिटी मास्टर का ऑर्डर है। बिना पत्थर दिए कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी उसने टिया की शर्मिंदगी देखी और अपनी जेब से एक पत्थर निकालकर गार्ड की तरफ फेंक कर कहा, इसे अंदर जाने दो। तभी टिया ने समर और बाकियों की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन मेरे 3 दोस्त भी हैं, क्या तुम उनकी एंट्री फ्री दे सकते हो? मैं बाद में तुम्हें पत्थर लौटा दूंगी। उसकी बात सुनते ही संचित ने समर की तरफ सरसरी नजर डाली। एक कमजोर ट्रू आत्म किंगडम लेवल का फाइटर और एक लड़की और एक कुत्ता। उनको देखने के बाद संचित ने रूखेपन से कहा, माफ करना, लेकिन मेरे पास और पत्थर ही नहीं है। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ, इन अजनबियों की नहीं। उसकी बात सुनकर टिया का स्वाभिमान आहत हो गया। उसने वादा किया कि समर को शहर में लेकर जाएगी, इसलिए वो उनसे बहस करने लगी। अभी वो बहस कर ही रही थी, शहर के अंदर से एक और घोड़ा आता हुआ दिखाई दिया। उस पर 16 बरस का एक लड़का सवार था। वो ऋषभ था और ठाकुर परिवार का थर्ड यंग मास्टर। ऋषभ ने टिया को देखते ही कहा, सेकंड सिस्टर, मैंने सुना कि तुम यहाँ फंस गई हो। उस युवक को देखते ही टिया की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर कहा, ऋषभ, मुझे तुम 3 जीवन पावर पत्थर दो, अभी के अभी। ऋषभ का चेहरा उतर गया। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, सेकंड सिस्टर, मेरे पास सिर्फ 3 ही बचे हैं। मुझे अपनी साधना में सफलता के लिए उनकी जरूरत है। मैं ये इन अजनबियों के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। टिया ने कोई दलील नहीं सुनी। वो बिजली की गति से आगे बढ़ी और उसने अपने ही भाई को पकड़ा और उसकी जेब से 3 पत्थर निकाल लिए। ऋषभ लगभग रो पड़ा था। उसने दुखी होकर कहा, सेकंड सिस्टर, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरी साधना बर्बाद कर देगा। टिया ने उससे माफी मांगी और नजर से देखकर बोला, माफ करना छोटे भाई, लेकिन मैंने इन्हें वचन दिया है। अब हम जा सकते हैं दोस्तों। और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। संचित ने मुस्कुराकर बेशक कहा। समर ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने सोचा कि टिया एक बिगड़ी हुई अमीरजादी है, लेकिन अपने वचन के लिए अपने भाई के संसाधनों की परवाह नहीं की। यह लड़की साफ दिल की थी। वो शहर में दाखिल हुए। ग्रेटर इंद्रदेव शहर उम्मीद से कहीं ज्यादा भव्य था। चौड़ी सड़कें, हथियार और औषधियों की दुकानें, हर तरफ एक पावरफुल आत्म साधकों की भीड़। यहाँ की हवा में भी लाइफ एलिमेंट भरा था। अचानक समर को अपनी पीठ पर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। ऋषभ उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। जाहिर है वो अपने कीमती पत्थर को खोने का जिम्मेदार अपनी बहन को नहीं बल्कि समर को मान रहा था। तभी समर ने मुस्कुरा दिया। इस एक नए शहर में स्वागत में एक दुश्मन के साथ उसका हो गया था, लेकिन सफर तो अभी बस शुरू हुआ था। शहर की भीड़ भाड़ के बीच ऋषभ का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो तेज कदमों से समर के पास पहुंचा और उसने दबे हुए स्वर में गुर्रा कर कहा, समर, मैंने अपनी बहन को तुम्हारा नाम लेते सुना। मुझे परवाह नहीं कि तुमने उसे कैसे बहकाया, लेकिन याद रखना वो लाइफ पावर पत्थर मेरे थे, इसलिए मैं बहुत गुस्से में हूँ। समर ने अपनी भौहें चढ़ाई और बहुत शांत स्वर में कहा, ऋषभ, मैंने पत्थर नहीं लिए। अगर तुम्हें शिकायत है तो अपनी बहन से बात करो। ऋषभ ने एक से हताश सी हुंकार भरी।
वो अपनी सन की बहन से उलझने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जो उसे लाड तो करती थी, लेकिन उसका सामान छीनने में भी पीछे नहीं रहती थी। तभी टिया ने उसे घूर कर कहा, ऋषभ, तुम किस बात पर परेशान हो रहे हो? समर मेरा दोस्त है, उसे धमकाने की कोशिश मत करना। उसकी बात सुनते ही ऋषभ का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान ओढ़कर कहा, सेकंड सिस्टर, आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस एक फ्रेंडली बातचीत कर रहा था। उसकी बात सुनकर समर मन ही मन मुस्कुराया। वो इस भाई बहन के झगड़े का बुरा नहीं मान रहा था। आखिरकार उस लड़के ने अपनी साधना के पत्थर खोए थे। वो कुछ ही देर में ठाकुर परिवार के जागीर के सामने थे। शहर के नॉर्थ एरिया में स्थित यह विला भव्यता की मिसाल था। पन्ने जैसी हरी ईंटों और गोलों खंभों वाली ऊंची ऊंची दीवारों के बीच 2 मीटर ऊंचा लाल दरवाजा अपनी शान दिखा रहा था। दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर के शेर इतने सजीव थे कि राहगीर ठिठक कर देख रहे थे। दो विशालकाय पहरेदार, जो ट्रू आत्म किंगडम लेवल के फाइटर थे, उन्होंने सम्मान में झुककर कहा, सेकंड यंग मिस्ट्रेस, थर्ड यंग मास्टर, आप वापस आ गए। टिया ने सिर हिलाया और समर की तरफ इशारा करके कहा, ये समर है मेरा दोस्त, ये हमारे साथ रहेगा, इसे रोकना मत। गार्ड्स ने ऑर्डर माना, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी थी। उनकी एक घमंडी सेकंड मिस्ट्रेस, जिसके गिने चुने दोस्त थे, आज एक अजनबी युवक, एक सुंदर महिला और एक पिल्ले को घर लेकर आ गई थी। जब वो लोग अंदर आए तो एक पहरेदार ने दूसरे से फुसफुसाकर कहा, अरे भाई, क्या तुमने इस आदमी को पहले देखा? मालकिन इसी तरह महत्व क्यों दे रही है? समर की सुनने की शक्ति बड़ी तेज थी। उसने सब कुछ सुन लिया, लेकिन इग्नोर कर दिया। विला के भीतर का नजारा अद्भुत था। सदाबहार पेड़ों की कतारें हवा को महका रही थी। बीच में एक विशाल तालाब था, जिसमें निडर गोल्डन मछलियां तैर रही थी। एक तरफ औषधि एरिया था तो दूसरी तरफ एक विशाल फाइटिंग एरिना, जहां परिवार के यंग स्टूडेंट्स पसीना बहा रहे थे। टिया उन्हें एक ऑफिस में ले गई, जहां एक 80 वर्षीय एल्डर कृपाल ठाकुर हिसाब किताब में व्यस्त था। वो ठाकुर परिवार के पुराने वफादार और प्रबंधक थे। टिया को देखते ही उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, दूसरी मिस, आखिरकार आपको इस बूढ़े की याद आ गई। टिया थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने अपना सिर खुजाकर कहा, कृपाल दादाजी, मैं अपने इन दोस्तों के लिए नौकरी का इंतजाम करवाने आपके पास आई हूँ। ये समर और वैष्णवी है, क्या आप इनके लिए कोई काम देख सकते हैं? कृपाल ठाकुर की अनुभवी नजरों ने समर को स्कैन किया। उसने देखा कि यह लड़का ट्रू आत्म किंगडम लेवल पर था, फिर भी उसकी आंखों में ऐसी खतरनाक गहराई थी जिसने बूढ़े मैनेजर को भी सतर्क कर दिया। वहीं वैष्णवी की हेवन आत्म किंगडम लेवल की आभा ने उन्हें प्रभावित किया। कृपाल ठाकुर ने सिर हिलाकर कहा, ये युवती प्रभावशाली है। मैं वैष्णवी को वाइस प्रेसिडेंट का पद दे सकता हूँ। उसे हर महीने एक सार गोली मिलेगी। उसकी बात सुनकर टिया खुश हो गई। समर की तरफ इशारा करके बोली, और समर, उसे भी कोई अच्छा पद दे दीजिए। कृपाल ठाकुर ने सिर हिलाकर कहा, फिलहाल स्पिरिचुअल जड़ी बूटी गार्डन में एक जगह खाली है, बाकी सभी अच्छे पद भरे हुए हैं। ये कहकर वो समर को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी टिया ने विरोध किया और कोशिश करके बोली, माली, उसे वहां नौकरी वाले काम करने होंगे। लेकिन तभी समर ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जानता था कि एक एल्केमिस्ट के रूप में जड़ी बूटियों के बगीचे में रहना उसके लिए खजाने के बीच रहने जैसा है। समर ने मुस्कुराकर कहा, टिया, ये ठीक है, मैं नीचे से शुरुआत करूंगा ताकि कोई तुम पर पक्षपात का आरोप न लगाए। टिया उसकी बात तुरंत मान गई। लेकिन समस्या तब आई जब वैष्णवी ने कृपाल ठाकुर के साथ जाने से मना कर दिया। उसने जिद करके कहा, मुझे समर के साथ रहना है। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कृपाल ठाकुर टिया और हैरान थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हाई लेवल की साधिका एक लो लेवल के साधक की दासी क्यों बनना चाहती थी। समर जानता था कि एक शक पैदा करेगा। वो वैष्णवी के पास गया। उसने धीरे से उसको समझा कर कहा, वैष्णवी, तुम मुझे अगर अपना बड़ा भाई मानती हो तो वो पोस्ट एक्सेप्ट करो। जो गोलियां तुम्हें मिले उन्हें मुझे देना ताकि मैं उन्हें और बेहतर बना सकूं। वैष्णवी की आंखों में चमक आ गई। वो सहमत हो गई और कृपाल ठाकुर के साथ चली गई। इसके बाद टिया समर और काले पिल्ले को लेकर जड़ी बूटियों के गार्डन की तरफ बढ़ गई। वहां एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी दिलराज पौधों को कृत्रिम बारिश कर रहा था। वो इस गार्डन का मैनेजर था और यहाँ के संसाधनों का गबन करके अपना पेट भरता था। टिया को गार्डन में आता देखकर वो चौंक गया। लेकिन जब उसने सुना कि समर यहाँ का नया माली बनेगा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने पहले ही रिश्वत लेकर वो पोस्ट किसी और को देने का वादा किया था। दिलराज ने बहाना बनाकर कहा,
सेकंड यंग मास्टर्स, यहाँ किसी नए मालिक की जगह ही नहीं है, आप इसे क्यों लेकर आई? लेकिन आगे से टिया ने कड़े स्वर में कहा, कृपाल दादाजी ने मुझे मंजूरी दी है, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ एक पोस्ट खाली है, अब तुम बताओ कि तुम उसको यहाँ रख रही हो या फिर मैं जाकर दादाजी से कहूँ। दिलराज को हार ही माननी पड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में समर के लिए नफरत भर गई। वहीं टिया ने समर को सब कुछ समझाया और वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही टिया गई, दिलराज का असली रंग सामने आने लगा। उसने समर को एक काली कुदाल थमा दी और रूखेपन से ऑर्डर देकर बोला, तुम्हारा काम सिर्फ खरपतवार हटाना और पानी देना है, यहाँ ज्यादा होशियारी मत दिखाना। उसका यह रूखापन देखकर काले पिल्ले को गुस्सा आ गया। वो दिलराज को इतना झपटना चाहता था, लेकिन समर ने उसे स्पिरिचुअल ऑर्डर देकर बोला, शांत रहो, अभी हम कमजोर हैं, जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी तब हम इसे सबक सिखाएंगे। अभी हमारा ध्यान जड़ी बूटियों पर होना चाहिए। काले पिल्ले को समझाने के बाद समर ने चुपचाप कुदाल उठाई और दिलराज की तरफ देखकर कहा, जी मैनेजर दिलराज। इधर समर एक साधारण माली बनकर अपनी ताकत बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं उधर क्रिम्सन फायर ग्रुप के दूसरे छोर पर एक अलग ही कहानी आकार ले रही थी। डार्क आइस सेक्ट, जो अपनी बर्फीली तकनीकों और सख्त नियमों के लिए फेमस था, आज बड़ा भलचल में था। सेक्ट की मास्टर, एक शाश्वत यंग दिखने वाली महिला, अपनी गद्दी से उतरी और उसके सामने कियारा खड़ी थी। कियारा को पृथ्वी से सीधे यहाँ लाया गया था। जांच में पता चला कि उसकी नसों में एंशियंट आइस फिनिक्स का ब्लड बह रहा है। यह खबर पूरे सेक्ट के लिए एक चमत्कार जैसी थी। सेक्ट मास्टर ने कोमलता से कियारा से पूछा, बेटी, क्या तुम हमारे सेक्ट में शामिल होना चाहोगी? कियारा डर रही हुई थी, लेकिन उसका संकल्प पक्का था। उसने अपनी पलकें झपकाई और कहा, मेरा नाम कियारा है, मैं पावर नहीं चाहती, मैं बस अपने पति समर को ढूंढना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सेक्ट मास्टर का चेहरा गंभीर हो गया। डार्क आइस सेक्ट ने स्टूडेंट्स को मोटर लव और विवाह की अनुमति नहीं थी। कियारा का ये जवाब आने वाले तूफान का संकेत था। लेकिन सेक्ट मास्टर कियारा की आंखों में छिपी हुई तड़प को भांप चुकी थी। वो जानती थी कि इस लड़की के दिल में समर नाम के युवक के लिए कितना गहरा प्रेम है। सेक्ट मास्टर ने कोमलता से कहा, कियारा, मैं जानती हूँ तुम किसे ढूंढ रही हो। अगर तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी, आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल तक पहुंच जाओगी, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम पूरे कॉन्टिनेंट को पार करके अपने पति को ढूंढ पाओगी। उसकी बात सुनकर कियारा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अगर आप मुझे समर को खोजने में मदद करेंगी तो मैं आपकी स्टूडेंट्स बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। कियारा के भीतर दौड़ रहा आइस फिनिक्स का एंशिएंट ब्लड किसी खजाने से कम नहीं था। इसलिए वो सेक्ट मास्टर कुछ भी करके एक बार कियारा को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। अब तो वो समर भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो गया था। तभी पास बैठे ग्रैंड ओल्डर ने उनके बीच में बोलकर कहा, ठहरो कियारा, मेरी पावर सेक्ट मास्टर से अधिक है। मेरी स्टूडेंट्स तुम्हें बनना चाहिए। देखते ही देखते सीनियर और जूनियर एल्डर की इस होड़ में सब कूद पड़े। हर कोई इस अद्भुत प्रतिभा को अपनी छत्र छाया में लेना चाहता था। ये सब देखते ही सेक्ट मास्टर की आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने गुस्से में सभी को घूर कर कहा, ये क्या तमाशा है? उसे सबसे पहले मैंने देखा है। लेकिन ग्रेट ग्रैंड एल्डर ने अपनी हनक दिखाकर कहा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो उसे सिखाएगा, और वो मैं हूं। उनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। सेक्ट मास्टर ने सीधी चुनौती देकर कहा, ठीक है, अगर आप मुझे जीत गए तो कियारा आपकी। ग्रेट ग्रैंड ओल्डर ने तुरंत चुनौती एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने हवा में एक हाथ लहराया और एक सफेद हिमखंड को बुला लिया। यह सेक्ट का एक पैतृक खजाना था। उसमें से डरावनी सफेद बिजली कड़की सीधे सेक्ट मास्टर की तरफ लपक गई। ग्रेट ग्रैंड एल्डर का यह हमला देखते ही वहां खड़े स्टूडेंट्स की सांसें थम गई। यह एक जानलेवा हमला था, लेकिन सेक्ट मास्टर विचलित नहीं हुई। उन्होंने शांत भाव से अपने स्टोरेज रिंग में एक इंस्ट्रूमेंट निकाला, डार्क आइस पियानो। उस इंस्ट्रूमेंट्स को देखते ही ग्रेट ग्रैंड मास्टर का चेहरा ही पीला पड़ गया। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, डार्क आइस पियानो, ये तो हमारी कुल माता का खोया हुआ खजाना है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? लेकिन आगे से सेक्ट मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे पियानो के तारों को छेड़ दिया। संगीत नहीं, बल्कि एक विनाशकारी ध्वनि रंग निकली, जो एक विशाल बर्फीले ब्लेड से अंदर बदल गई। सफेद बिजली बिखर गई और ग्रेट ग्रैंड एल्डर को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उनके मुंह से खून निकल आया।
वो समझ गए थे कि हार चुके थे। स्पिरिचुअल खजाने के सामने उनकी पावर बहुत कमजोर थी। ग्रेट ग्रैंड एल्डर ने सिर झुकाकर कहा, मैं हार मानता हूँ। एक हार मान चुका था, पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। उसके ये हालात देखकर बाकी के एल्डर भी चुपचाप वहां से खिसक लिए। इसके बाद सेक्ट मास्टर कियारा के पास गई। उसने मुस्कुराकर कियारा से पूछा, अब बताओ क्या तुम तैयार हो? कियारा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे साथ आए इन लोगों को भी सेक्ट में जगह मिलनी चाहिए। उसने अपने पीछे खड़े इस ऋषि के प्रिंस, तीसरी प्रिंसेस और दो एल्डर, भाग्यशाली एल्डर और हरीश चंद्र की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर ने उन दोनों एल्डरों को देखा। उनके शरीर क्षीण थे, लाइफ पावर न के बराबर। उनको देखते ही सेक्ट मास्टर ने धीरे से कहा, प्रिंस और प्रिंसेस तो ठीक है, लेकिन ये दो बूढ़े, ये एक साल भी नहीं जी पाएंगे। इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो अपने साथ लेकर जाने से उनको इनकार कर चुकी थी, लेकिन कियारा अपनी जिद पर अड़ गई। उसने जिद करके कहा, ये मेरे पति के लोग हैं, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो मैं भी आपकी स्टूडेंट नहीं बनूंगी। उसकी बात सुनकर भाग्यशाली एल्डर हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए थे। वे पृथ्वी में यहाँ तक आ गए थे। कियारा उनके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही थी। वहीं सेक्ट मास्टर ने जब कियारा का दृढ़ निश्चय देखा तो वो अंततः मान गई थी। वहीं इनसे हजारों मील दूर समर की स्थिति किसी महाकाव्य के नायक जैसी नहीं बल्कि एक मजदूर के जैसी थी। ठाकुर परिवार के स्पिरिचुअल जड़ी बूटी गार्डन में समर हाथ में एक काली कुदाल लिए खड़ा था। उसके सामने टीयर 1 की कीमती जड़ी बूटियां लहरा रही थी, फायर पत्तियां और नीले क्रिस्टल फल और बैंगनी फूल। लेकिन समर का ध्यान उनके बीच उग गई एक धूसर कंटीली खरपतवार पर था। स्पिरिचुअल जड़ी बूटी एग्जॉस्टर। यह परजीवी घास कीमती जड़ी बूटियों की एनर्जी सोख लेती थी। उन्हें इसे हटाना जरूरी था। समर ने कुदाल चलाई। खरपतवार टस से मस नहीं हुई। उसने अपनी इंपोर्टेंट सार पावर का इस्तेमाल किया और फिर से वार किया। नतीजा वही था, खरपतवार वहीं की वहीं टिकी हुई थी। यह सब देखकर समर हैरान रह गया। उसने हैरान होकर कहा, अरे ये क्या बला है? काले पिल्ले ने भी उसको हटाने की कोशिश की। उसने अपनी दानवीय पावर को लगाकर पंजों से खींचना चाहा, लेकिन वो छोटी सी घास पहाड़ की तरह अडिग थी। तभी काले पिल्ले ने फुसफुसा कर कहा, समर ये अजीब है, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा। तभी पीछे से एक भद्दी सी हंसी आई। उस इंसान ने हंसकर कहा, तुम दोनों सच में बेवकूफ हो, एक साधारण खरपतवार नहीं उखाड़ सकती। ये मोटा सा लड़का, तीसरे एल्डर का पोता, 200 पाउंड का वजन और चेहरे पर अहंकार, वो कुछ चबाते हुए आया और बोला, "हं, हटो, मैं दिखाता हूं अपनी असली ताकत क्या होती है। समर ने चुपचाप कुदाल उसे दे दी और धीरे से कहा, लो दिखाओ इसे अपनी ताकत। मोटे ने कुदाल ली और अपनी एनर्जी लगा दी। पूरी ताकत से खरपतवार दे मारी। एक तेज आवाज आई। खरपतवार तो अपनी जगह पर बनी रही, लेकिन काले स्टील की कुदाल दो टुकड़ों में टूट गई। मोटे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव है? वो पसीने से तरबतर हो गया था, लेकिन वो भी घास को हिला तक नहीं पाया था। अपनी बारी में गार्डन के मैनेजर दिलराज की बारी आ चुकी थी। उसने आते हुए समर और मोटे को डांट कर कहा, तुम सब बेकार हो, हटो यहाँ से। दिलराज ने अपनी शेरता साबित करने के लिए दूसरी कुदाल उठाई और खरपतवार पर वार कर दिया। इस बार वार से कुदाल का हैंडल टूट गया। दिलराज भी सन्न रह गया। वो एक हाई लेवल का साधक था, फिर भी एक घास के सामने लाचार था। शर्मिंदगी से लाल होकर दिलराज गोदाम में गया और एक कांस्य कुदाल लेकर आया। ये एक स्पिरिचुअल खजाना था जिस पर ताबीज चमक रहे थे। दिलराज ने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं मानता कि ये यहाँ से नहीं निकलेगी। उसने अपनी पूरी पावर, लाइफ एलिमेंट उसका से कुदाल में डाल दिया। कुदाल नीली रोशनी के साथ चमक उठी। उसने पूरी ताकत से उस जिद्दी खरपतवार की जड़ पर वार कर दिया। एक जोरदार टूटने की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार क्या टूटा था, कुदाल या वो रहस्यमयी खरपतवार? धूल के गुब्बारों में तीन समर, पीला और मोटा, सांस रोकर जल्द देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सभी ने जो देखा वो देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। कुदाल का ही हैंडल फिर से टूट गया था। वो खरपतवार अब भी अपनी जगह पर तनी हुई थी, मानो दिलराज का मजाक उड़ा रही हो। बाकी ये सब देखकर समर, काला पिल्ला, मोटा, तीनों अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। एक हाई लेवल का मैनेजर क्या एक मामूली से घास के सामने हार गया? यह दृश्य हास्यास्पद था। तभी समर ने पिल्ले से टेलीपैथी से कहा, दिलराज बहुत घमंडी है। वो निकला तो बड़ा बेवकूफ। उसकी बात सुनकर पिल्ले ने सहमति में आंख मारी, लेकिन दिलराज ने उनकी दबी हुई हंसी देख ली। उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, पिल्ले, फैटी, तुम तीनों
कि हंसने का मतलब क्या है। समर ने तुरंत चेहरा सीधा किया और चापलूसी भरे स्वर में कहा, मैनेजर, मैं तो आपकी ताकत की पूजा करता हूँ। शायद वो घास आपको इतना पसंद करती है कि वो आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती। दिलराज ने अपनी गरिमा बचाने का मौका लपक लिया। उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम सही हो। मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। अगर मैं चाहता तो इसे एक पल में उखाड़ फेंकता। उसकी बात सुनकर समर के मन ही मन में आंखें घुमाकर बोला, कितना बेशर्म आदमी है। तभी दिलराज ने बात बदल दी। उसकी खींच पर उतार कर बोला, सुनो समर, तुम यहाँ एंटर नहीं हो। अगर तुम कल सुबह तक खरपतवार नहीं हटाओगे तो तुम और तुम्हारा कुत्ता यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार रहना। ये कहते हुए दिलराज पैर रखते हुए वहां से चला गया। वही मोटा भी वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने जाते जाते समर को ताना मारकर कहा, बेटे, कल सुबह ये बगीचा मेरा होगा। तुम बोरिया बिस्तर बांध लो, यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए वो केकड़े की तरह मटकता हुआ चला गया। रात गहरी होती जा रही थी। चांदनी ने गार्डन को नहला दिया था। समर और पिल्ला थककर जमीन पर बैठ गई। उन्होंने हर तरीका आजमा लिया, लोहे की छड़, आग, ताकत, लेकिन वो घास टस से मस नहीं हुई। तभी काले पिल्ले ने रोकर कहा, धत तेरी की यार, मैं पृथ्वी के कुत्तों का पूर्वज हूँ। मैं एक जमाने में संत था और आज एक घास के तिनके से हार गया। समर भी निराश था। पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली साधक आज एक माली का काम नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजर उस खरपतवार पर पड़ी। बाकी घास नॉर्मल थी, लेकिन वो विशेष खरपतवार तारों की रोशनी को सोख रही थी। उसकी पत्तियों में चांदी जैसी चमक थी। समर ने उसकी तरफ इशारा करके काले पिल्ले से कहा, पिल्ले, देखो, ये नॉर्मल घास नहीं है, ये प्रैक्टिस कर रही है। पिल्ले की आंखें चमक उठी। उसने हैरान होकर कहा, ओह, एंशियंट काल में मैंने सुना था ऐसी जादुई घास पर भौतिक हमले काम नहीं करते, सिर्फ स्पिरिचुअल हमला इसको हरा सकता है। उसकी बात सुनते ही समर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को घास की तरफ मोड़ दिया। घास ने पहले विरोध किया, चांदी का एक घेरा बनाया, लेकिन समर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे भेद कर अंदर घुस गई। अंदर एक अलग ही दुनिया थी, एक छोटा सा डायमेंशनल, जिसके केंद्रक में एक किताब तैर रही थी, जिसका टाइटल था स्पिरिचुअल जड़ी बूटी एनसाइक्लोपीडिया। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस किताब को पकड़ने की कोशिश की। किताब ने संघर्ष किया, लेकिन समर के मन में मौजूद एनर्जी 8 त्रिग्राम की पावर ने उसे दबा दिया। उसको पकड़ते ही नॉलेज का एक सैलाब समर के दिमाग में उतर गया। उसे जड़ों बूटियों के हर लेवल, गुण और कमजोरियों का पता चल गया। ऐसे ही रात बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ समर पूरी तरह तैयार था। दिलराज और मोटा सुबह सुबह ही अटपके, ये देखने के लिए कि समर को बाहर कैसे निकाला जाए। दिलराज ने आधे ही व्यंग करके कहा, क्यों समर, अभी तक घास नहीं हटी? आगे से समर ने मुस्कुरा कर कहा, मैनेजर, अगर मैं इसे हटा दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? उसकी बात सुनकर दिलराज हंसने पड़ा। उसने हंसकर कहा, अगर तुम इसे हटा दोगे तो मैं तुम्हें एक दुर्लभ फायर लीफ दूंगा, लेकिन मुझे डर है तुम उसको नहीं हटा पाओगे। ये कहकर वो उपहास भरी आंखों से समर की तरफ देखने लगा। लेकिन तभी एक सुरीली आवाज आई। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? वो टिया थी। पर्पल और ब्लू ड्रेस में वो सुबह की ओस जैसी ताजा लग रही थी। वो समर का हाल चाल पूछने आ गई थी। तभी समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, सेकंड मिस, बस एक छोटा सा प्रदर्शन चल रहा है। ये कहते हुए उसने एक काली कुदाल उठाई। एंसाइक्लोपीडिया के ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने अपनी एनर्जी को घास के सबसे कमजोर बिंदु, जड़ के बाईं तरफ एक एम के आकार में हल्के से वार कर दिया। एक हल्की आवाज के साथ वो जिद्दी घास जड़ से अलग होकर गिर गई। उसकी जादुई चमक गायब हो गई। दिलराज और मोटा सन रह गई। जिस घास ने कीमती खजाने तोड़ दिए, वो एक साधारण कुदाल से उखड़ गई थी। वो हैरानी और आंखें फाड़ फाड़ कर कभी समर को देख रहे थे तो कभी उस घास को। तभी उन दोनों की हैरानी देखकर अपनी हंसी को छुपाकर समर ने कहा, मैनेजर, मेरा इनाम। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आगे से दिलराज ने शर्मिंदा होकर चुपचाप फायर लिफ्ट समर के हाथ में रखी, नजरें चुराकर वहां से खिसक गया। तब टिया ने मुस्कुराकर समर से कहा, चलो समर, आज मैं तुम्हें ग्रेटर इंद्रदेव शहर घुमाती हूँ। आज मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी दावत है। समर ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उसके साथ चल पड़ा। वो तीनों ठाकुर विला के बाहर निकले और शहर घूमने के लिए चल पड़े। वो शहर के एक शानदार रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। तभी अचानक पूरा शहर कांप उठा। अचानक से भयानक प्रेशर नीचे आया। समर, जो किंगडम लेवल की एनर्जी को पहचानता था, उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने तुरंत टिया का हाथ पकड़कर कहा, भागो। उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर खींच लिया।
अगले ही पल एक लाल तलवार की एनर्जी आसमान से गिरी और रेस्टोरेंट के दो हिस्से कर दिए। मलबे और धूल के गुबार में कई जानें चली गई। ये सब देखकर टिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगर समर ने उसे नहीं खींचा होता तो वो मर चुकी होती। वहीं उधर आसमान में दो आकृतियां लड़ रही थी। एक लाल बालों वाला युवक जिसके हाथ में जलती हुई तलवार थी, दूसरा काले लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी। काल लाल बालों वाले युवक ने चिल्लाकर कहा, अब्दुल, सुप्रीम स्पिरिचुअल फल मुझे सौंप दो, वरना मारे जाओगे। काले लबादे वाले आदमी ने हंसकर कहा, शिवम, ये फल मुझे मिला है, मैं तुम्हें क्यों दूं? उन दोनों की पावर आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 8वें स्टेज की थी। उनका प्रेशर इतना भयानक था कि नीचे खड़े कई साधक बेहोश हो गए। समर ने अपनी अमर एनर्जी के एक कवच बनाया, उसे टिया को कुछ भी नुकसान न पहुंचे। इसके बाद समर ने अपनी बाहें सिकोड़कर टिया से पूछा, ये दोनों कौन हैं? टिया ने कांपती हुई आवाज में जवाब देकर कहा, ये लाल लबादा वाला क्रिम्सन फायर एम्पर सेक्ट का स्टूडेंट्स है। वो वही सेक्ट जो इस ग्रह पर राज करता है, और इस अधेड़ उम्र के काले लबादों वाला आदमी सुप्रीम डेविल सेक्ट का मेंबर है। उसकी बात सुनते ही समर की आंखें लाल वाले युवक पर टिक गई। क्रिम्सन फायर का स्टूडेंट्स, वही एम्परर जिसने समर की पावर छीनी थी। उसको देखते ही समर ने मन ही मन में कहा, अगर मैं इसकी ब्लड लाइन टोटम पावर निकलूं तो मेरी खोई हुई ताकत वापस आ सकती है। वो अपने ख्यालों में खोया था, तभी आकाश में तलवार और कृपाण टकरा गई। पूरी शहर में गूंज फैल गई। ग्रेटर इंद्रदेव शहर के ऊपर का आकाश युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। तलवार की लाल आभा और काली शैतानी धुंध आपस में ऐसे टकरा रहे थे माने सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व मिटने वाला हो। शिवम और अब्दुल की टक्कर पैदा हुई एनर्जी की दीवारें और नीली चट्टानों को भूकंप की तरह हिला रही थी। गनीमत है कि इस शहर ने समर ने अपनी अमर एनर्जी से एक प्रकाश तब्दील बना दिया था, जिसने टिया और काले पिल्ले को इस विनाशकारी प्रेशर से बचा लिया। तभी समर की आंखों में एक विचार कौंधा। उसने शिवम की दहाड़ सुनी थी। वो एक सुप्रीम स्पिरिचुअल फल के लिए लड़ रहे थे। समर ने टिया को ऑर्डर देकर कहा, सेकंड मिस, तुम तुरंत घर जाओ और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम तुमसे बाद में मिलते हैं। ये कहकर वो बिना टिया के जवाब का इंतजार की जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। काला पिल्ला भी उसको फॉलो करने लगा। काले पिल्ले ने दौड़कर टेलीपैथी से समर को कहा, समर, हम दो आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के फाइटरों का पीछा क्यों कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे सुसाइड जैसा है। लेकिन समर के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। उसने पिल्ले की तरफ देखकर कहा, पिल्ले, उनके पास स्पिरिचुअल फल है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अपनी खोई हुई ताकत वापस कर लूंगा, बल्कि आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल में भी प्रवेश कर सकता हूँ। उसकी बात सुनते ही पिल्ले की रफ्तार दोगुनी हो गई। वो जंगल में गहरे उतर गए थे, लेकिन उन दोनों हेवन लेवल एम्पर के फाइटरों की रफ्तार बहुत तेज थी। वो आंखों से ओझल हो चुके थे। तभी पिल्ले ने समर को एक सुझाव देकर कहा, समर, हम उन्हें ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वाइपर किंग को बुलाओ, यह उसका इलाका है। उसकी बात से सहमत होते हुए समर ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रसारित की और कुछ ही क्षण जमीन फट गई और क्रिम्सन फायर वाइपर किंग प्रकट हो गया था। समर की दी हुई तकनीकों के कारण वो अब आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल के करीब पहुंच गया था। उसने समर को देखते ही सम्मान पूर्वक कहा, मास्टर, क्या आज्ञा है? तभी समर ने उसको निर्देश देकर कहा, वाइपर किंग, अभी अभी जो दो फाइटर आकाश में फाइट कर रहे थे, उन दोनों को ढूंढो। वो आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल के 8वें स्टेज के फाइटर हैं, इसलिए बस उनका पता लगाओ, लेकिन उनके पास मत जाना। उसकी बात सुनते ही वाइपर किंग ने धीरे से सिर हिलाया और तुरंत जंगल के अपने सांप, कीड़े और पक्षियों को काम पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद एक राक्षसी चील ने उन्हें आकर खबर देकर कहा, वो दोनों ऊपर विशाल घाटी में उड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। समर और पिल्ला ये खबर मिलते ही तुरंत घाटी के किनारे पर पहुंचे। नीचे का नजारा तबाही का मंजर था। 3000 मीटर लंबी घाटी मलबे से पट गई थी। शिवम की लाल तलवार, अब्दुल की काली कृपाण हर वार के साथ पहाड़ों को काटने लगी थी। समर ने देखा कि पिल्ले आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। समर ने तुरंत पिल्ले को रोक कर कहा, हम अभी उनके बीच में नहीं पड़ेंगे। इंतजार करो, जब वो एक दूसरे को अधमरा कर दें, तब हम मौके का फायदा उठाएंगे। वहीं उधर आकाश में युद्ध चरम पर था। शिव ने मौका पाकर अपनी तलवार अब्दुल की छाती के आर पार कर दी। अब्दुल दर्द से चिल्लाकर बोला, शिवम, मुझे घायल करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अब मेरी शैतानी सांप ब्लड लाइन टोटम पावर का इस्तेमाल करो। यह कहकर उसने चिल्लाकर अपना ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट कर दिया। तभी उसके पीछे एक 5000 मीटर लंबी
काले सांप की छाया प्रकट हुई, जिसने लालटेन जैसी आंखें खून की प्यास से भर दी थी। लेकिन उसको देखकर डरने की बजाय शिवम ने जोर से हंसकर कहा, हाँ, सिर्फ तुम्हारे पास ब्लड लाइन टोटम पावर नहीं, मेरे पास भी है। तुम भी अब मेरी ज्वालामुखी ब्लड लाइन टोटम पावर देखो। और इतना कहते ही उसने अपने ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट कर दिया। तभी एक 6000 मीटर ऊंचा एंशियंट ज्वालामुखी उसके पीछे खड़ा हो गया, जिससे उबलता हुआ मैग्मा बह रहा था। लेकिन दो ब्लड महान पावर्स आपस में टकरा गई, अंतरिक्ष फट गए और एक भयानक विस्फोट के साथ दोनों महान योद्धा खून की उल्टियां करके जमीन पर गिर पड़े थे। समर ने मौके का फायदा उठाकर तुरंत चट्टानों के पीछे से बाहर निकलकर कहा, क्या शानदार लड़ाई थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। दोनों हेवन एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर उसे देखकर चौंक गए थे। वो इस बातों को लेकर घबरा रहे थे कि एक अनजान युवक उनकी कमजोरी के पल में कुछ वहां पर मौजूद था। तभी शिवम ने डर से कराह कर बोला, तुम कौन हो? मैं क्रिम्सन फायर एम्परर का स्टूडेंट हूँ। अगर तुम मेरे कहने पर इस शैतान को मार डालो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वहीं उसकी बात सुनते ही अब्दुल ने तुरंत समर को एक ऑफर देकर कहा, उसकी बात मत सुनो, मैं शैतान एम्परर का स्टूडेंट हूँ। मेरी मदद करो और मैं तुम्हें एम्परर लेवल की तकनीकें दूंगा। लेकिन अब बात यह थी कि समर किसकी पक्ष में जाकर किसको मारेगा। क्या करेगा अब समर? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।